तो बात करेंगे इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब इसमें m क्या है? m का मतलब हो गया स्लोप और c का मतलब हो गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर लाइन y एक्सिस में कट करेगी। तो y और x के बीच का ग्राफ, और एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और क्योंकि ये लाइन y में इस पॉइंट पर कट कर रही है तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं c से, y इंटरसेप्ट। और इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज तो रिप्रेजेंट होगी एक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ पेपर पर। मतलब जब भी फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का होगा तो वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर मतलब समझना है कि क्या मतलब है स्लोप का, क्या मतलब है y इंटरसेप्ट का। तो y इंटरसेप्ट तो समझ में आ रहा है, y इंटरसेप्ट का मतलब वो c जहाँ पर y एक्सिस में लाइन कट कर रही है ग्राफ को। देन अगर हम लोग बात करें स्पेशली स्लोप की, तो स्लोप का मतलब होता है स्लोप इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो अगर मैं फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करूं और अगर मैं एक लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं और जो कि कट कर रही है कुछ इस तरीके से, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, और ये हो गई y एक्सिस, और ये हो गई x एक्सिस। देन अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पर, लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है x1 जिसका y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है y1। अगर उसी से मिलता जुलता एक कोई पॉइंट है, उससे थोड़ा दूर एक कोई पॉइंट है x2 जिससे y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है y2, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है डेल्टा y का मतलब क्या होता है? डेल्टा y का मतलब हो गया डेल्टा y इज़ y2 माइनस y1। तो डेल्टा y का मतलब हो गया y2 माइनस y1 और डेल्टा x का मतलब हो गया x2 माइनस x1। चेंज इन y दैट इज़ दो वैल्यूज़ का डिफरेंस अपॉन चेंज इन x दैट इज़ दो वैल्यूज़ x की दो वैल्यूज़ का डिफरेंस। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये पूरा y2 है और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, तो ये कितना हो जाएगा? ये y1 डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी डेल्टा y। सिमिलरली ये x1 है और ये पूरा x2 है, तो अगर x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट किया तो इतनी ही वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा डेल्टा x। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, अगर आप ध्यान से देखें इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, x के अलोंग है और ये वाला y के अलोंग है, y एक्सिस के पैरेलल है और ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मतलब हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में डेल्टा y परपेंडिकुलर हो गया और थीटा के रिस्पेक्ट में डेल्टा x बेस हो गया। मीन्स लिख सकते हैं स्लोप कैन बी रिटन एज इक्वल टू tan थीटा। अगर इन सब को कंपेयर करें तो स्लोप का मतलब m, स्लोप का मतलब m रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू tan थीटा। मतलब जिसका एंगल, जिस लाइन का एंगल ज़्यादा होगा, अगर ये एंगल ज़्यादा होगा, थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो tan थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। इस केस में m स्लोप की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ध्यान से देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो जिस ग्राफ में भी लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी, उस एंगल का tan दैट इज थीटा ऑफ tan ऑफ दैट एंगल विल बी इक्वल टू दी स्लोप। दिमाग में रखिएगा ये लॉजिक को, क्योंकि इस पर बेस्ड आगे हम लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। इस क्वेश्चन को फर्दर एनालाइज करें तो
कुछ और भी वैरायटीज़ पॉसिबल हैं, जैसे कि केस 1 बिल्कुल ये सही सोचा कि अगर y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जिसमें m भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। नो डाउट बिल्कुल ऐसी ही जैसे आप सोच रहे दिमाग में, ऐसी ही इक्वेशन हमको मिलेगी, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कुछ इस तरह की इक्वेशन ही मिलेगी, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। लेकिन अगर मैं एक और केस की बात करूँ, केस 2, जिसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का फ़र्क है, क्योंकि c पॉजिटिव था तो c प्लस वाई एक्सिस में c लाई कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज किया, मैंने लिख दिया इक्वेशन y इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख दी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, मतलब इसका ये हो जाएगा कि इस बार जो y इंटरसेप्ट है वो प्लस सी ना हो के माइनस सी है, मीन्स कहीं यहाँ पर लाई करेगा, ये हो जाएगा पॉइंट माइनस सी। उस केस में ग्राफ कुछ थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट होगा, यहाँ से कट करता हुआ जाएगा, यहाँ से कट करता हुआ ग्राफ जाएगा। और अगर दोनों में ही स्लोप की बात करें तो स्लोप हो जाएगा m विच विल बी इक्वल टू tan थीटा, मतलब ये एंगल थीटा, m इज़ इक्वल टू tan थीटा, दैट इज़ ये एंगल रहेगा थीटा। सिमिलरली एक और केस की मैं बात कर रहा हूँ, केस 3। थोड़ी देखने वाली बात यह है कि अगर मैं ये चेंज कर दूँ, y इज़ इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब मैंने किया क्या, मैंने x के साथ यहाँ पे नेगेटिव इंसर्ट कर दिया, तो थोड़ा सा ग्राफ में एक चेंज आएगा और वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस, y इंटरसेप्ट तो प्लस सी ही है, लेकिन जो कि ग्राफ पहले इस तरफ बन रहा था, कुछ इस तरीके से बन रहा था, अब वो इस तरीके से बन के ग्राफ यूं जाएगा, ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। वैसे ही अगर केस 4, y इज़ इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, मतलब ये भी आपको समझ में आ रही है बात कि इस केस में माइनस सी माइनस एम एक्स का मतलब तो शेप कुछ ऐसे आएगी, लेकिन माइनस सी का मतलब कहाँ पे कट करेगा, नेगेटिव y एक्सिस में कट करेगा। तो शेप अगर देखें तो कैसी आनी चाहिए, ये यूं कट करेगा, मीन्स कुछ इस तरीके से ग्राफ कट करेगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसका हम लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन v एंड t या v वर्सेस t इन द इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। इक्वेशन फिजिक्स में जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हमको v वर्सेस t का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले y एक्सिस, x एक्सिस में t प्लॉट कर दिया, y एक्सिस में v प्लॉट कर दिया। ये ग्राफ आप सभी लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर अब आप कंपेयर करवाएं, ये कंपेयर मैंने करवाया, v को y एक्सिस में प्लॉट किया तो y, और टाइम की जगह x एक्सिस है, तो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ x एक्सिस है। तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा कर्व लाना है। तो y एक्सिस में v है इज़ इक्वल टू, और x एक्सिस में टाइम है तो t, और m की जगह टाइम का कोफिशिएंट यानी कि x एक्सिस का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे टाइम है तो टाइम का कोफिशिएंट a हो गया। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गई, ए टी प्लस सी सम कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा u। तो अब अगर कंपेयर है इक्वेशन वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख दिया है v इक्वल टू ए टी प्लस यू, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, जिसमें ये वाला y इंटरसेप्ट, अगर आप देखें y इंटरसेप्ट हो जाएगा u, y इंटरसेप्ट हो जाएगा u। तो यहाँ पर u और
टाइम का जो कोफिशिएंट जो कि एक्स एक्सिस में टाइम है, एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वी है, तो जब कंपेयर करवा रहे हैं तो एम स्लोप इज कंपेरेबल टू एक्सलरेशन, मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सलरेशन को। सिमिलरली एक एग्जाम्पल में और बात कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ दैट K काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू फ्रीक्वेंसी माइनस फाई वर्क फंक्शन, अगर मैं कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन लिखूं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और मैं आपसे कहूं कि आपको ड्रॉ करना है ग्राफ बिटवीन K एंड V, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना है। K का मतलब काइनेटिक एनर्जी और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, अगर इनके बीच का ग्राफ बनाना है तो अगर आप देखें तो K है वाई एक्सिस में और फ्रीक्वेंसी है एक्स एक्सिस में, तो ये एक तरह की लीनियर इक्वेशन तो बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मैंने ग्राफ की शेप को जिस तरीके से बना दी, यहाँ पर प्लॉट कर दिया K, यहाँ पे प्लॉट कर दिया न्यू फ्रीक्वेंसी, और थोड़ा सा अब ध्यान दिया जाए कि ग्राफ की शेप कैसे रहेगी। तो मैंने फिर से देखा K इज़ इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई लिखा हुआ है। K किस एक्सिस में है? K है y एक्सिस में, न्यू किस एक्सिस में है? x एक्सिस में है, तो यहाँ तक लिख दिया। और x का कोफिशिएंट होता है m, मतलब स्लोप हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट के कंपेरेबल, h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन प्लस सी पूरा पूरा कंपेयर हो रहा है माइनस फाइव से कंपेयर हो रहा है। तो थोड़ा सा नोटिस ये चीज़ करनी पड़ेगी कि y इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव y एक्सिस में होगा, तो यहाँ पर कहीं आएगा -5, और ग्राफ की शेप अगेन वैसी ही होगी जैसे कि आप सोच रहे हैं, ये कुछ एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन जो y इंटरसेप्ट है वो -5 होगा, बाकी सब ग्राफ बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही जाएगा। तो लगता है कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। तो ग्राफ बनाते हैं, कुछ स्पेशल केसेस और भी हैं जो हमारे सिलेबस में, उनका ग्राफ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अब मुझे एक ग्राफ चाहिए y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस a, तो आपके दिमाग में आएगा कि y और x का रिलेशन कैसा है। y और x का रिलेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा, इक्वल टू, साथ में एक कांस्टेंट अपॉन में x प्लस a। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि x की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो ये पूरा टर्म इंक्रीज़ करेगा, और क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर y की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, अगर x इंक्रीज़ करेगा तो y की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है शेप कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए x और y के बीच में, कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, जैसे आपने इन्फिनिटी से निकाला था, ये वैसा ग्राफ नहीं होगा, ये कुछ यहाँ से कट करता हुआ जाएगा। अगर आपने ग्राफ बना दिया, मैं रफ में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और आपने ग्राफ अगर ऐसा बना दिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ, लेकिन ये फ़र्क है, यहाँ पे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x के साथ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस a भी है, तो ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा। उसकी एक वजह है, इस ग्राफ में y इज़ इक्वल टू k बाई x था, मतलब जब x की वैल्यू 0 थी, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, y की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू से समथिंग अपॉन 0 तो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन यहाँ पर इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 रखें यहाँ पर, तो y की वैल्यू होगी k अपॉन 0 प्लस a, दैट मीन्स y इज़ इक्वल टू k अपॉन a। तो y इन्फिनिटी था, इस वजह से कहीं बाहर से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन में a।
तो ये कहीं वाई एक्सिस से कट करता हुआ डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे वाई में डिक्रीज करेगा और एक्स में इंक्रीज करेगा। बिल्कुल वैसा ही कर्व जैसा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपने पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही कर्व रहेगा आगे। तो इसी में अगर मैं एक और केस आपसे कहूँ, कि केस है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x प्लस a का होल स्क्वायर, तो अगेन y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। तो इसकी शेप भी कुछ ऐसी ही रहेगी, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 होगी, खुश हो जाए, जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन a स्क्वायर। तो मीन्स ग्राफ कहीं ना कहीं y में कट करेगा। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन a स्क्वायर। तो ग्राफ यहाँ से चलेगा और धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो मतलब जब भी y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस समथिंग है तो ग्राफ यहाँ से कट करता हुआ जाएगा। तो ये एक तरह का स्पेशल केस है। तो इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल, मैंने एक ऐसी इक्वेशन लिख दी, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब आप ये नहीं जानते, हालांकि मैं आपको बोल देता हूँ, I इज करंट, I इज करंट, E इज EMF, R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक ग्राफ बनाइए I वर्सेस कैपिटल R का, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अगर आप इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे मैंने कैपिटल R प्लॉट किया और यहाँ पर मैंने I प्लॉट किया। और इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें तो इस ग्राफ में कैपिटल R अगर इंक्रीज करेगा तो ये पूरा टर्म इंक्रीज करेगा, और अगर ये पूरा टर्म इंक्रीज करेगा तो I की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन है। फिर अगर कैपिटल R की वैल्यू 0 होगी, कैपिटल R की वैल्यू अगर 0 होगी, अगर कैपिटल R की वैल्यू 0 होगी तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन 0 प्लस स्मॉल r। दैट मीन्स I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r। तो अब अगर आप इसको देखें, कैपिटल R की वैल्यू 0 तो I की वैल्यू है E अपॉन स्मॉल r। तो अब आगे जैसे आप R की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अब अगर R की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो R की वैल्यू इंक्रीज करने पर I की वैल्यू, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन है, R की वैल्यू इंक्रीज तो I की वैल्यू डिक्रीज। तो कुछ इस तरीके से कर्व हमारा डिक्रीज करता रहेगा। एक और एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल और चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं B इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन x प्लस r होल की पावर 3/2। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ग्राफ बना के दिखाना है B और x के बीच का, B और x के बीच का, वेयर K एंड R आर कांस्टेंट, B वर्सेस x के बीच का ग्राफ बनाना है। तो फिर से मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पर y एक्सिस, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, B और x में ही वेरिएशन है, बाकी R और K कांस्टेंट है। तो फिर से अगर आप देखें, क्योंकि x की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये पूरा नीचे वाला टर्म इंक्रीज करेगा, और अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगी ये टर्म इंक्रीज करेगा, और ये टर्म पूरा इंक्रीज किया तो b के साथ इसका इन्वर्स का रिलेशन है। तो अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो b की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीजिंग कर्व होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 होगी तो b की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन 0 प्लस r की पावर 3/2, मीन्स r की पावर 3/2। तो अगर इसको देखें तो जब x की वैल्यू 0 तब उस समय b की वैल्यू है k अपॉन r टू दी पावर 3/2। फिर से अब आगे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे b की वैल्यू डिक्रीज करेगी और कर्व बिल्कुल कुछ इस तरीके का ही बनेगा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। फाइनली कुछ कंफ्यूजिंग केसेस, वो कंफ्यूजिंग केसेस मैं लिख देता हूँ जो कंफ्यूज कर सकते हैं ग्राफ के
वेरिएशन को, जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के दी, F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें खाली F और R चेंज हो रहे हैं, बाकी G M1 M2 एक कॉन्स्टेंट्स हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ड्रॉ करिए ग्राफ बिटवीन F एंड R, F वर्सेस R का ग्राफ। तो आपके दिमाग में आएगा सर F और R का रिलेशन तो इन्वर्स का रिलेशन है और साथ में स्क्वायर है, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। ये शेप कुछ इस तरीके की रही कि यहाँ पे R बनाया, यहाँ पर F बनाया, और जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे F की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, और ये तो इन्फिनिटी से ही आएगा, क्योंकि जब R की वैल्यू 0 होगी तो F की वैल्यू नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगा। R की वैल्यू 0 तो समथिंग अपॉन 0 तो हमेशा इन्फिनिटी। कुछ इस तरीके का केस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये केस रहेगा। लेकिन अब सेकंड, इसी में इक्वेशन यही है, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ग्राफ बनाइए F वर्सेस R स्क्वायर का। मतलब x एक्सिस में R स्क्वायर हो, यहां पर y एक्सिस में F ही है लेकिन यहां पर R स्क्वायर है। क्या कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल। ये नोटिस करने वाली चीज़ है। अगर आपने पिछला ग्राफ देखा हो तो F और R के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन था, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कंपेयर करें, F है y एक्सिस में, R है x एक्सिस में, तो y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स में। मैंने ये ग्राफ आपको सिखाया हुआ है, केस 2 में ये आपको ग्राफ मैंने सिखाया हुआ है। तो y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ देखें, फिर से इसी क्वेश्चन में देखो, तो y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, नो डाउट। लेकिन इस बार y एक्सिस में f ही है, वही पहले की तरह, लेकिन इस बार x एक्सिस में r की जगह r स्क्वायर आ गया है, तो 1/r स्क्वायर की जगह x लिखा जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपर, लगभग शेप वैसी ही आती है लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का रिलेशन है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। देखिए मैंने बिल्कुल कहा था कंफ्यूजन है यहाँ पर। थर्ड, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ग्राफ बना के दिखाइए f वर्सेस 1/r स्क्वायर के बीच का। और कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको। अगर आप फिर से इक्वेशन देखें, यहाँ पे f है लेकिन यहाँ पर x एक्सिस में 1/r स्क्वायर है। इक्वेशन को देख के यही दिख रहा है कि f और r के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है, f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर या f इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ऑन कंपेयरिंग f के साथ y एक्सिस लिख दिया उसी के जस्ट नीचे प्रोपोर्शनल टू, लेकिन 1/r स्क्वायर जो है वो x एक्सिस में एज अ होल है, तो 1/r स्क्वायर की जगह एज होल x लिख दिया। तो क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन रहा है? ये ग्राफ बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करेगी, तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस चीज़ को फिर से दोबारा देखिएगा वीडियो में, तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा। तो क्योंकि कंफ्यूजिंग केस है, इस वजह से इस कंफ्यूजिंग केस में मैं आपको एक और एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर। ये एक रिलेशन लिखा हुआ है और इस रिलेशन में बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, बस E और R वेरी हो रहा है। तो ग्राफ बनाना है सबसे पहला E और R के बीच का, E वर्सेस R का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपने एक y एक्सिस और x एक्सिस प्लॉट कर दी, y में E आ गया और x में R प्लॉट कर दिया, क्योंकि E वर्सेस R का ग्राफ बनाना है। तो अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो यहाँ पर रिलेशन है E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। E किस एक्सिस में है? E है y एक्सिस में, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन।
आर किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, तो 1/x² का ग्राफ, और ये शेप तो कुछ ऐसे बड़ी तेज़ी से ही वो नीचे जाता है। केस 3 में मैंने आपको बताया हुआ है ये। वैसे ही अगर मैं अब आपसे कहूँ कि सेकंड, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो रहा होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ई वर्सेस r² का ग्राफ बनाइए, ई और r² के बीच का ग्राफ बनाइए। तो मैंने यहाँ पर x एक्सिस में r², क्योंकि यहाँ पे r² लिखा, और y एक्सिस में दोबारा e प्लॉट कर लिया। फिर से अगर मैं वही स्टेप लिखूँ, e प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, e इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² देखो, क्योंकि k और q तो कांस्टेंट है, क्योंकि k और q तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है e और r के बीच में कुछ ऐसा ही रिलेशन दोबारा मैंने लिख दिया। लेकिन e y एक्सिस में है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, r² के साथ यहाँ पर हो जाएगा x क्यों होगा, उसकी वजह है, x की वजह क्या है, क्योंकि r² पूरा का पूरा x एक्सिस में है, तो जहाँ पे r² है उस पूरे की जगह मैंने x लिख दिया है। तो ग्राफ अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन क्योंकि ये कंफ्यूजिंग केस है, एक बार में थोड़ा सा मुश्किल समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है ये सबको समझ में आ रही होगी ये बात, क्योंकि ये दूसरा एग्जाम्पल चल रहा है। तीसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि e और 1/r² के बीच का ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ कैसा होगा। फिर से मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दी, लेकिन इस बार यहाँ पर x एक्सिस में लिखा 1/r² और यहाँ लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिलेशन E इज़ प्रोपोर्शनल T का साइन 1/r², E है y एक्सिस में, कंपेयर करवाया, y लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन एज इट इज़, लेकिन पूरा का पूरा 1/r² की जगह x लिखा। तो y प्रोपोर्शनल टू x, मतलब अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा स्ट्रेट लाइन। अगर 1/r² इंक्रीज करेगा तो e भी इंक्रीज करेगा और ओरिजिन से पास होगा एक स्ट्रेट लाइन। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को।